कि जनता के बीच में महागठबंधन की छवि जो है बहुत साफ सुथरी नहीं रही है, इसलिए कि महागठबंधन विकास के कार्यों के प्रति अभिरुचि नहीं रखा है। यही देखा है कि उनके गांव में भी टूटी हुई सड़कें हैं और उनके गांव में भी जिस सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया क्वालिटी का सामग्री का इस्तेमाल होने पर ग्रामीणों ने सड़क बनाने से उनको रोक दिया है। इस तरह से मोदी सरकार ने भी 2014 का जब इलेक्शन होता है उसमें बोला था कि हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते में भेजेंगे। कहीं ये परिवार लाभ कार्ड जो है इसी तरह का नहीं ना होगा? देखिए, इस पर भी प्रश्न लोगों ने उठाया है। जो होगा वह काबिल होगा, जो काबिल नहीं है और अगर गलत से चयनित हो गया है तो जनसुराज का यह भी कथन है कि आप उसको वोट मत दीजिए। ऐसा किसी दल ने कभी कहा है? जनसुराज का कहना है कि आप किसी जात के हों, किसी वर्ग के हों, किसी जगह बिहार में निवास करते हों, हम आपको पारिवारिक लाभ देंगे। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के एक कद्दावर नेता इष्टदेव तिवारी। इष्टदेव तिवारी जिस तरह से ये पार्टी को लेके चलते हैं और प्रशांत किशोर भी इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं कि ये जीरादेव विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं और क्या इनका वक्तव्य होता है जानते हैं। बहुत स्वागत है। जी, आपका भी और आपके व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखेंगे, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जनसुराज पार्टी अभी एक नई पार्टी आई है और पहले से कई एक पार्टियां हैं और बिहार में देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए का ही राज रहता है। तो जनसुराज खुद को कहाँ देख रही है? जनसुराज जनता के बीच में देख रही है। जनसुराज अपने को न जात में बांध कर रखा है, न पात में, न धर्म में। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसका हर वर्ग वह किसी जात का वर्ग हो। जनसुराज का कहना है कि जुआ हमारे पूंजी हैं, जुआओं की शक्ति पर भरोसा है, वृद्धों के विचार, उनकी प्रेरणा और उनके सोच हमारे आधार हैं। नौजवानों की शक्ति और नौजवानों का परिश्रम और नौजवानों का भविष्य हमारी पूंजी है। साथ ही बच्चों का कल्याण और बच्चों का भविष्य को संवारना हमारा भविष्य है। इन परिकल्पनाओं के साथ जनसुराज सभी वर्ग, जात, धर्म के लिए कार्य कर रहा है। जनसुराज का कहना है कि आप किसी जात के हों, किसी वर्ग के हों, किसी जगह बिहार में निवास करते हों, हम आपको पारिवारिक लाभ देंगे। वह चाहे मुस्लिम परिवार हो, चाहे वह किसी जाति का परिवार हो, उसके घर में अगर नौजवान है तो उसको 12,000 की नौकरी मिलेगी। अगर उसके घर में बच्चा है तो निःशुल्क अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर उसके घर में महिलाएं हैं और वे व्यवसाय करना चाहती हैं तो न्यूनतम ब्याज दर, जो की बात 3 से 4% से अधिकतम हो सकता है, उसके नीचे नहीं हो, ऊपर नहीं जाता है, उस पर उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात तो रोजगार देने की बात तो जनसुराज कर ही रहा है। और आपको यह भी जानकारी है आपको कि स्कूल का बस्ता हमारे जनसुराज का चुनाव चिन्ह है और स्कूल के बस्ता को चुनाव चिन्ह बनाने के लिए जनसुराज ने काफ़ी मशक्क़त किया है ताकि शिक्षा का प्रचार हो सके लोगों के बीच में। जनसुराज उस बस्ता के महत्व को लोगों को बता सके कि यही बस्ता है जिस बस्ते से बच्चे का भविष्य सुधारा जाता है। तो यह बच्चों के बारे में हुआ। नौजवानों को 10 से 12 हज़ार तक का नौकरी देना। कभी जनसुराज ने यह नहीं कहा कि हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, SC ST को मिलेगा, पिछड़े को नहीं मिलेगा, अगड़े को सवर्ण में ब्राह्मण को मिलेगा, भूमिहार को नहीं मिलेगा, राजपूत को मिलेगा या ब्राह्मण को मिलेगा या कायस्थ को मिलेगा। यह बात जनसुराज के परिभाषा में नहीं है। जनसुराज की परिभाषा रेखांकित है उन वर्गों में जो वर्ग समाज में होते हैं। बच्चे वह कहीं के बच्चे हों, जुआ
किसी जाति धर्म कहीं के जुआ हों, औरतें महिलाएं किसी के घर की महिलाएं हों, वृद्ध किसी के घर के वृद्ध हों, इन परिभाषा में जनसुराज अपने को आगे बढ़ा रहा है। अब आप बताइए कि हम कहाँ नहीं हैं और किस घर में नहीं हैं, किस घर में नहीं है, किस जाति में नहीं है, किस धर्म में नहीं है। हम तो हर जगह हैं। हमारी जातिगत कोई राजनीति जनसुराज की नहीं है कि फलाने जात के लोग हमको वोट देंगे। प्रशांत जी का कहना है कि हम हर जगह हैं, हर लोगों के दिल में हैं और हम बदलाव चाहते हैं। आप कोई भी हों, अगर आप बदलाव के इच्छुक हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप जनसुराज के साथ हैं। अगर आप उसी तरह भाजपा नहीं तो राजद, राजद नहीं तो भाजपा वाली कार्यशैली पर अगर जीना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, तब तो भाई जनसुराज का सारा कहना सुनना बेकार है। लेकिन आपको बदलाव चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए आपको बदलाव सोचना चाहिए और बदलाव लाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप बदलाव लाइए, इस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होइए और समाज बदलेगा तो इसका लाभ एक आदमी को नहीं मिलेगा, समाज के सभी लोगों को मिलेगा, हर वर्ग को मिलेगा। और इसीलिए जनसुराज की अवधारणा जो है वह घर घर जाने की है, घर घर पारिवारिक लाभ कार्ड देने की है, हर घर को चेतना को जागृत करने की है और उनके बदलाव लाने के मुहिम को समझाने की है। और इसी प्रक्रिया में हर जनसुराजी बदलाव सभा कर रहा है, जनसंवाद कर रहा है, जनता तक प्रतिदिन आ जा रहा है और लगा हुआ है। जब ठीक इसी तरह से मोदी सरकार ने भी 2014 का जब इलेक्शन हुआ था उसमें बोला था कि हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते में भेजेंगे। कहीं ये परिवार लाभ कार्ड जो है इसी तरह का नहीं ना होगा? देखिए, इस पर भी प्रश्न लोगों ने उठाया है और हमारे प्रणेता प्रशांत जी का एक ही कहना है। बार बार आपने उन लोगों को देखा है, भाजपा हो राजद हो, बार बार आपने देखा है। एक बार आप जनसुराज को मौका दीजिए, एक बार जनसुराज को मौका दीजिए। अगर जनसुराज अपने वादे में, अपने घोषणा में, अपने वचन पर के प्रतिबद्धता पर अगर कसौटी पर नहीं उतरता है तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जनसुराज के हमारे प्रणेता स्वयं कहेंगे कि दूसरी बार हमको मत लाइए, क्योंकि उनका कहना है एक बार मौका देकर देखिए, दूसरे बार अगर आता है तो हमको बदल दीजिए। यह तो एक बड़ी बात हो गई। अब उससे एक बड़ी बात और सुन लीजिए। जनसुराज ने अपने संविधान में अवधारणा किया है कि अगर हमारा प्रतिनिधि चयनित होता है और चयनित होकर अगर जाता है विधानसभा को और अगर वह भ्रष्टाचारी है, निकम्मा है, चयन करने वाली जनता के बीच में यह प्रमाणित होता है कि उसकी कार्यशैली ठीक नहीं है, वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जनसुराज ऐसे उम्मीदवार को वापस लेगा। राइट टू रिकॉल केवल विश्व के एक देश में है और इस अवधारणा को संविधान में, जनसुराज के संविधान में इस अवधारणा को रखा गया है। और जनसुराज के संस्थापक सदस्यों के हस्ताक्षर से जिस दिन यह आवेदन पड़ जाएगा उस दिन उस उम्मीदवार को वापस लिया जाएगा। इसलिए जनसुराज भ्रष्टाचार का टॉलरेंस रखता ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति है जनसुराज की कि अगर आप भ्रष्टाचार में पाए गए, यही कारण है कि जनसुराज का कहना है कि हमारा उम्मीदवार जो होगा वह काबिल होगा। जो काबिल नहीं है और अगर गलत से चयनित हो गया है तो जनसुराज का यह भी कथन है कि आप उसको वोट मत दीजिए। ऐसा किसी दल ने कभी कहा है कि पूरे भारत के संवैधानिक कार्यकाल को उठाइए आज़ादी से लेकर आज तक और किसी दल का घोषणा पत्र या किसी दल के नेता का वक्तव्य उठाइए। हमको याद है
नेहरू जी से लगाए आज तक किसी ने यह नहीं कहा है कि हमारा उम्मीदवार अगर गलत चयनित हो गया है तो आप उसे वोट मत दीजिए। यह साहस और आत्मबल केवल जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी को है। ये चर्चाएँ काफ़ी तेज़ हैं कि जयदेव विधानसभा से आप आते हैं और वहाँ के आप उम्मीदवार भी हैं जनसुराज से, तो वहाँ पे कई एक पार्टी है, कई एक प्रत्याशी हैं, आपके भी दल से भी कई एक प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से वहाँ पर टक्कर होगा और किस तरह से अपने आप को आप उन लोगों से बेहतर साबित कर पाएंगे? देखिए, उम्मीदवारी तो बेहतर तरीके से हमने दिया ही है और बेहतर साबित करने के लिए दिया है। और यह भी सही है कि हमारे दल में भी तमाम लोग हैं जो वहाँ के उम्मीदवार हैं। अब यह साबित करना कि मैं उन लोगों में बेहतर हूँ, यह कार्य मेरा नहीं है। यह कार्य दल के शीर्ष नेतृत्व का है कि बेहतर कौन है और जन आकांक्षाओं पर बेहतर आता कौन है और किस दल के उम्मीदवार को और किस व्यक्ति को जनसुराज उम्मीदवार बनाए कि वह जनसुराज की जीत को सुनिश्चित करे। यह भी सोचना जनसुराज का के नेतृत्व का कार्य है। जो जनसुराज का नेतृत्व हम तमाम लोगों में जो उम्मीदवार हैं जिनको चयनित करेगा वो जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। और जब जनसुराज के उम्मीदवार होंगे तो जो जनसुराज की जो अवधारणा होगी, जनसुराज की जो व्याख्या है, जो संविधान है, जो उसका प्रारूप है, उसको लेकर हम सभी लोग आज भी क्षेत्र में हैं, उस दिन भी क्षेत्र में रहेंगे। उस दिन का क्षेत्र यह होगा, आज हम सभी लोग केवल जनसुराज की बात करते हैं, उस दिन का क्षेत्र होगा जब हमारा उम्मीदवार चयनित होगा, तब उस उम्मीदवार को लेकर जनसुराज की बात होगी कि आप इनको अपना मत दें और इनको विजयी बनावें और जनसुराज के हाथ को मजबूत करें। तो अवधारणा तो जो है वह जनसुराज है। जो चयनित होगा वो जनसुराज की बात करेगा और जो नहीं चयनित होंगे वह उस उम्मीदवार के लिए जनसुराज की बात करेंगे। इसलिए इस समय कहीं विवाद नहीं है कि बेहतर कौन है। बेहतर जो चयनित हो जाए वही बेहतर है और जिसको दल का शीर्ष नेतृत्व चयनित कर दे वही बेहतर माना जाएगा, वो चाहे जो हो। इसलिए आज के परिवेश में यह नहीं कहा जा सकता है कि बेहतर कौन है। बेहतर तो सभी हैं, जितने लोगों की दावेदारी है सभी लोग अपने आप को बेहतर मानते हैं। इसी आधार पर वो अपना दावेदारी किए हुए हैं। अच्छा, उस विधानसभा में सबसे बड़ी आपको समस्या क्या नज़र आ रही है? उस विधानसभा में विद्यालय नहीं है, शिक्षा के मूलभूत ढांचा बिल्कुल ध्वस्त है, चिकित्सालय नहीं है, सरकार के मतलब चिकित्सा के जो 3 विंग होते हैं ना, औषधालय भी होते हैं। आपको एक बात बताएं, बहुत पहले आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ केंद्रीय अस्पताल खुला करते थे। 1990 के पूर्व के दशकों में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ केंद्रीय अस्पताल खुलते थे तो उसके 3 विंग होते थे। इंग्लिश दवा के लिए चिकित्सालय कहलाता था, आयुर्वेदिक दवा के लिए औषधालय कहलाता था और होम्योपैथिक दवा के लिए भी कुछ नाम दिया गया था। और यह तीनों विंग एक साथ खोले जाते थे। जिनके लिए जो अच्छा था उसमें वो चिकित्सा प्राप्त करते थे। खासकर यह उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलन में रहा जहाँ की श्रमिक ज़्यादा होते थे, जैसे कोल बेल्ट, माइका बेल्ट, एल्युमिनियम बेल्ट, बक्साइट बेल्ट, ठीक है, और माइंस बेल्ट। इन सब क्षेत्रों में केंद्रीय औषधालय इस तरह के बहुत ज़्यादा कार्य किए। तो असल परिकल्पना हम लोगों की यही है कि औषधालय एक बिल्कुल सुदृढ़ हो और इस तरह के सुदृढ़ औषधालय हों कि मरीज को अगर 5, 10, 15 या 20 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर वह चिकित्सालय में प्रवेश कर जाए तो उसको किसी जांच के लिए, किसी दवा के लिए और किसी भी रोग के निदान के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना पड़े और उसी शुल्क में उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। क्योंकि चिकित्सा जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार का राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तहत
एक इस तरह का अधिकार है जो सरकार को जनता को मुफ्त देना है। तो इन सब सुविधाओं को धरातल पर लाना है, यही हमारे प्रणेता का कथन है। और जीरादेई में ये आवश्यक ये कोई चीज़ें नहीं है। आपको और छोड़ न दीजिए, किसी मार्केट में किसी बाज़ार में एक समुचित यात्री शेड नहीं है। वह यात्री शेड के पास शौचालय नहीं है, शौचालय के पास पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक गारंटेड योजनाएं हैं सरकार की जो आपको निश्चित रूप से देना है। स्टैंड नहीं है, सड़कों पर अतिक्रमण करके बसें लगती हैं और अतिक्रमण करके बसें चलती हैं। उनके लिए ज़मीन का अधिग्रहण करके एक निश्चित स्थान पर उनको नहीं बनाया। आप जाइए तमाम राज्यों में, चलिए कर्नाटका, चलिए तमिलनाडु, केरला, गुजरात, क्या है भाई, उनके यहाँ कौन मशीनरी काम करती है कि आप सारी कुछ व्यवस्थित रूप से रखे हैं। उनके बस स्टैंड को आप देखेंगे तो लगेगा कि रेलवे स्टेशन से भी बेहतर है। वो सारी सुविधाओं को एकत्रित करके रखे हैं, सारी सुविधाएं जनता को देते हैं। आपके यहाँ जो बस पर चढ़ने जाएगा यात्री वह निरीह है, उसके लिए न पानी है, न शौचालय है, न बैठने की जगह है, न आना है, न जाना है। वह लगता है कि एक सड़क पर खड़ा हुआ यात्री है, कहीं भी कुचल जाएगा, कहीं भी चढ़ जाएगा। न समय है, न कोई सारणी है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था भी जीरादेई में नहीं है। सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है। और मतलब हम आपको यूँ बोलना चाहेंगे कि जनता के मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसानों के लिए बीज नहीं है, उन्नत सिंचाई नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जो खेती से उपज होती है उसके लिए बाजार नहीं है, शीतगृह नहीं है। आलू बो देंगे कहाँ रखेंगे, प्याज बो देंगे कहाँ रखेंगे, लहसुन बो देंगे कहाँ रखेंगे। इन तमाम चीज़ें हैं जो सरकार की इच्छा शक्ति हो तो बिना किसी खर्च के अल्प खर्च में तमाम सुविधाएं जनता को दी जा सकती थी, लेकिन इसको नहीं दिया जा सका। जीरादेई के वर्तमान जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा का कहना है कि हमने वहाँ बहुत काम किया है और हम हर किसी के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। अभी तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनसे पूछिए किसके सुख में गए हैं, किसके दुख में गए हैं, तो विधायक जी जानते होंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्र में नहीं गए हैं और क्षेत्र में विकास नहीं है। अब सुख और दुख की परिभाषा उनके नज़र में जनता का विकास के अलावे अगर कुछ है तो उसका तो उत्तर वही देंगे। उनका तो कहना है कि हम बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, ऐसा कहीं बाकी नहीं, हमने तो सड़कों की जाल बिछा रखी है जीरादेई विधानसभा। तो इसका जवाब जनता देगी, इसका जवाब जनता देगी। मैंने तो यही देखा है कि उनके गांव में भी टूटी हुई सड़कें हैं और उनके गांव में भी जिस सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया क्वालिटी का सामग्री का इस्तेमाल होने पर ग्रामीणों ने सड़क बनाने से उनको रोक दिया है। तो जब अपने ग्राम की स्थिति उनकी यह है तो बाकी जगहों पर कौन सा उन्होंने जाल बिछाया है। नौतन क्षेत्र में गाड़ी लेकर घूम जाइए, सारे जाल नज़र आ जाएंगे। गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं, कहीं जाल नहीं है। हाँ, जो भी कुछ सड़कें दिखाई पड़ती हैं वह एसएच हैं। स्टेट हाईवे एक दो बनी हुई हैं जिससे आप नौतन तक जा सकते हैं। उस पर आपको दिखाई पड़ेगा कि साहब स्टेट हाईवे है, लेकिन उसके बाद गांव में तो कोई विकास नहीं है। गांव के अप्रोच रोड एकदम खाली पड़े हुए हैं। अब उसको विधायक जी बोलते होंगे तो कोई उनका व्यक्तिगत अनुभव होगा, इसका जवाब वहाँ की जनता देगी। अब महागठबंधन के तो विरोध में हम लोग लड़ ही रहे हैं, चाहे महागठबंधन हो चाहे लोक जनतांत्रिक गठबंधन हो, माने एनडीए का ग्रुप हो या इंडिया का ग्रुप हो, इन दोनों के बीच से तो इन दोनों से हम लोगों की लड़ाई है। तो उनके बीच में हम अपने आप को कहाँ देखेंगे? हम जनता के बीच में अपने आप को देखेंगे और जनता के बीच में हम हैं। अब ये महागठबंधन जनता के बीच में अपने आप को कैसे देख रहा है ये उनका प्रश्न है। और हमारे ख्याल से महागठबंधन जनता के बीच में, अब इस पर बहुत कुछ वक्तव्य देना हमारा उचित नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में महागठबंधन की छवि जो है बहुत साफ सुथरी नहीं रही है। इसलिए कि महागठबंधन विकास के कार्यों के प्रति अभिरुचि नहीं रखा है और महागठबंधन को बहुत मौका मिला था
खासकर एनडीए को भी बहुत मौका मिला था, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने शासनकाल में विकास के प्रति कोई अभिरुचि ही नहीं दिखाई। विकास उनका एजेंडा ही नहीं रहा, विकास के संबंध में उन्होंने सोचा ही नहीं और विकास को धरातल पर लाए नहीं। इसलिए हमको तो नहीं लगता है कि जनता इसको सापेक्ष रूप में उनको देखेगी, और जनता अगर सापेक्ष रूप से नहीं देख रही है तो इसका मतलब यही होता है कि जनता निरपेक्ष रूप से देखेगी, और जनता जब निरपेक्ष रूप से देखेगी तब यह समझा जाएगा कि निगेटिविटी ऑफ द अगेंस्ट द महागठबंधन जाएगा। हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।